भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। आंकड़ों के लिहाज से भारत दुनिया में सबसे ज्यादा युवा आबादी वाला देश है। तभी तो सियासी दल की नजरें युवाओं पर रहती हैं और समय समय पर युवा शक्ति को याद करते हैं। विशेषकर जब चुनाव होने वाले हों तो उनको साधने की कवायद शुरू हो जाती है। यह सवाल चर्चा का विषय भी बनता है। हालांकि सूबे में विधानसभा चुनाव होने में अभी वक्त है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस ने अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दी है। मिशन 2023 के लिए अपनी अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दी है। इसी बीच भाजपा जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर लगाने जा रही है, जो दिसंबर के पहले सप्ताह में 3 दिन के लिए आयोजित होगा। शिविर में युवा कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार की उपलब्धियों का बखान किया जाएगा, जो जन जन तक पहुंचाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पद्धति कार्यकर्ता निर्माण की है, कार्यकर्ता के व्यक्तित्व के निर्माण की है, उसके कार्यकुशलता के निर्माण की है और इसीलिए अपनी रीति नीति विचारधारा सरकार में है तो उनकी योजनाएं और तमाम प्रकार के जो पहलू होते हैं उन पर प्रशिक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी लगातार करती है। और इसी प्रक्रिया के तहत जिला कार्य समिति का प्रशिक्षण वर्ग दिसंबर के प्रथम सप्ताह में हर जिले में होने वाला है। ये प्रशिक्षण 2 रात 3 दिन का होगा। इधर गिरते जनाधार के बीच कांग्रेस भी युवाओं को साधने में जुटी हुई है। लिहाजा मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बाल कांग्रेस का गठन किया, जिसके जरिए युवाओं को पार्टी से जोड़ने पर जोर रहेगा। भारतीय जनता पार्टी यह काम शुरू करे, फिर हम हमारे यूथ को लगाएंगे कि मोदी सरकार ने पिछले 7 सालों में देश को कितना बर्बाद किया है, पूरे देश को बेचा है, वो हम बताएंगे। जिन नौजवानों को लगा रहे हैं इस काम में मोदी सरकार ने क्या किया, वे नौजवान पहले ये तो बता दें, पूरा देश जिन लोगों ने बर्बाद कर दिया है वे आज विकास की गौरव गाथा बताने का दुस्साहस कर रहे हैं। सियासत में हर चीज के अपने मायने होते हैं और सियासी दल इसी कोशिश में हमेशा लगे रहते हैं कि कैसे किसी सम्मेलन आयोजन के बहाने ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ सके। इस बार भी युवा वोटरों की संख्या को देखते हुए अब सियासी दल के केंद्र बिंदु में युवा सबसे आगे हैं, लेकिन आज का युवा वोटर सियासत की गुणागणित को भी अच्छी तरह से समझता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। चर्चा को विस्तार देंगे, लेकिन पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या यूथ फैक्टर सियासी दलों का लगाएगी नैया पार? क्या सियासी दलों को युवा शक्ति का मिलेगा फायदा? क्या युवा वोटर्स को साधने की जुगत में हैं राजनीतिक दल? क्या ट्रेनिंग से बीजेपी का पूरा होगा टारगेट? जी हां, युवाओं को साधने की जो कोशिश है वो दोनों तरफ से की जा रही है, लेकिन बीजेपी ने जिला स्तरीय प्रशिक्षण की बात कही है, जो दिसंबर के पहले हफ्ते में की जाएगी। 3 दिन के लिए ये प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा, लेकिन इसे देखते हुए कांग्रेस अभी से एक्टिव हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि 70 साल बनाम 7 साल जताने और बताने की जो कोशिश की जा रही है उसमें मोदी सरकार की कुनीतियों का वो जिक्र करने की बात कर रही है। उनका कहना है कि रोजगार को लेकर जो दावा किया गया था, जो वादा किया गया था, वो पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में युवाओं को जोड़ने की बात जो बीजेपी कर रही है वो दांव उस पर उल्टा पड़ सकता है। जाहिर है 2023 की तैयारी सियासी दल कर रहे हैं, लेकिन इसमें किसे कामयाबी मिलेगी इस पर देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन फिलहाल आखिर इस प्रशिक्षण शिविर को लेकर क्यों यहां पर आपत्ति जताई गई है, क्यों यहां पर सवाल खड़े किए गए, इसे समझने की कोशिश करते हैं। मेहमानों से परिचय करा देती हूं। हमारे साथ राकेश जी स्टूडियो से जुड़ रहे हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है। और फिरोज सिद्दीकी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के, बहुत स्वागत है आपका भी। राकेश जी, जिस तरीके से आपने अभी रिपोर्ट में सुना, ये कहा जा रहा है कि मोदी सरकार के 7 साल के कामों को लेकर जो आप ये प्रशिक्षण शिविर शुरू करने जा रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो कांग्रेस रोजगार का रखने वाली है, वो भी अपने यूथ एक्टिव कार्यकर्ताओं को आगे करेगी और जवाब देने की पूरी तैयारी कांग्रेस कर रही है। देखिए नाज़नीन जी, भारतीय जनता पार्टी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग पूरे मध्य प्रदेश में जिला स्तर पे दिसंबर के प्रथम सप्ताह में होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी
नाजनीन जी समय समय पे अपने कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण वर्ग करती है। इससे पूर्व भी आपने देखा होगा कि हमारे मंडलों के प्रशिक्षण वर्ग पूरे मध्य प्रदेश में हुए थे, फिर उसके बाद जिले के हुए थे, फिर विधायकों का प्रशिक्षण वर्ग हुआ था, फिर पदाधिकारियों का प्रशिक्षण वर्ग। ये एक परंपरा भारतीय जनता पार्टी में है जो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में चली आ रही है। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण किया जाता है। नाजनीन जी, पूरे देश में मध्य प्रदेश का संगठन सबसे अच्छा माना जाता है। जब भी हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है, जब राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठते हैं, मध्य प्रदेश की जब चर्चा होती है, सबसे अच्छा संगठन माना जाता है। क्योंकि हम कुशाभाऊ ठाकरे जी की पाठशाला से पढ़े हुए छात्र हैं, जिनने अपना पूरा जीवन मध्य प्रदेश की गलियों में लगा दिया, अपना पूरा जीवन उसमें होम कर दिया, और हम जैसे कार्यकर्ताओं को उनने गढ़ के मध्य प्रदेश की सेवा के लिए तैयार किया है। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने अभी कहा कि कांग्रेस पार्टी इस प्रशिक्षण वर्ग पे प्रश्न चिन्ह उठा रही है, कोई योजना बना के आगे लाएगी। हमारे जो प्रशिक्षण वर्ग होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी की नई केंद्र में जो हमारी सरकार है वो क्या काम कर रही है माननीय मोदी जी की, उसके बारे में भी चर्चा होगी। मध्य प्रदेश में भगवान के वरदान शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार क्या काम कर रही है उसकी भी चर्चा होगी। और हमारी केंद्रीय नेतृत्व जो नए नए कार्यक्रम पार्टी को देते हैं उसके बारे में भी हम कार्यकर्ता को बताते हैं। मैं एक यक्ष प्रश्न आपके सामने रखना चाहूँगा। कांग्रेस की मध्य प्रदेश में सरकार बनी, उस सरकार ने वादा किया था कि हर बेरोजगार युवा को 4,000 रुपये हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। कांग्रेस ने अगर एक युवा को बेरोजगारी भत्ता दिया हो तो मेरे विद्वान साथी फिरोज सिद्दीकी साहब बैठे हुए हैं, उनसे नाम पूछ लीजिएगा। फिर उसके बाद ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, तो मैं बहुत लंबी एक फहरिस्त गिना सकता हूं, पर अभी 2 दिन पहले जो हुआ वो भी बता देता हूं। 500 वनवासी बंधुओं को हमने वाहन उपलब्ध कराए, बड़े ट्रक, जो वनवासी बंधुओं के घर तक अनाज जाएगा वो वनवासी बंधु युवा उस ट्रक में लेके जाएंगे, तो उनको तो रोजगार मिला ही है। साथ में वो ड्राइवर भी रखेंगे और सामान उतारने वाला व्यक्ति रखेंगे, तो एक ट्रक पे 3 युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो ये 1500 युवाओं को तो मैं अभी बता रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, लेकिन राकेश जी आप ही से मेरा सवाल है, लेकिन कांग्रेस तो पूछेगी, जो फिरोज सर को पूछना होगा वो पूछ लेंगे। लेकिन क्या आपने इन्हीं रोजगार के बारे में बात की थी जब मोदी सरकार आई थी और जो रोजगार देने की बात की गई थी? क्योंकि एक अगर गाड़ी पर आप जिन 3 लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन पढ़े लिखे जो बहुत सारे नौजवान हैं जो रोजगार की बात कर रहे हैं, उनके लिए क्या रोजगार है? देखिए, मैं उसी विषय पे आगे बढ़ रहा था। आपने प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न किया नाजनीन जी। आप ये देखिए कि बेंगलोर को आईटी हब माना जाता है देश में। आज बेंगलोर के बाद किसी शहर की चर्चा होती है आईटी के क्षेत्र में तो इंदौर की चर्चा होती है। हिंदुस्तान की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो विश्व लेवल पर जो काम कर रही हैं, इंफोसिस से लेके टाटा की जो कंपनी है, वो सब की सब इंदौर में उनकी फैक्ट्रियां लग गई हैं, उनके कार्यालय खुल गए हैं, वहाँ पर लोगों को रोजगार मिल रहा है। और आईटी हब के लिए अब बेंगलोर के बाद इंदौर का नाम लिया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की देन है, आपने पढ़े लिखे का। उसके बाद अभी 1 लाख शिक्षकों को हमने रोजगार दिए, उनकी नियुक्तियां हो गई हैं, वो बाकायदा उनने जाके ज्वाइन कर लिया। मैंने आपको 3 अलग अलग स्तर की चीजें बताई। एक तो हमने युवाओं को जो ट्रक दिए उसमें 1500 लोगों को तुरंत रोजगार मिला है। उसके बाद आईटी के क्षेत्र में जो इंजीनियर पढ़े हुए हैं उनके लिए इंदौर में किस तरह से काम मिल रहा है वो बताया। और साथ ही साथ अभी 1 लाख युवाओं को, महिला और पुरुष शिक्षकों को हमने शिक्षक के रूप में नियुक्त किया। ये 3 नियुक्ति मैंने तो आपके सामने बता दी। ठीक है, मैं अब लौटूंगी आपके पास। देवदत्त दुबे हमारे साथ हैं। दुबे जी, क्योंकि यूथ की अगर हम बात करें, एक बड़ा वर्ग निकलकर सामने आता है, सिर्फ प्रदेश की बात नहीं है, देश की अगर हम बात करें, ऐसे में 1500 लोगों को रोजगार, जो कुछ राकेश जी ने कहा, क्या उतना काफी लगता है आपको युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनके हाथ में रोजगार देने के लिए? क्योंकि वादे कांग्रेस ने भले जितने वक्त सरकार चलाई, लेकिन जो घोषणा पत्र लेकर आई थी उन्होंने भी रोजगार की बात कही थी। मोदी सरकार ने केंद्र में आने के पहले भी रोजगार की बात कही थी, लेकिन क्या वो अपने वादे पर पूरी तरह खरे उतरे? देखिए, युवाओं को और जब भी चुनाव आता है तो राजनीतिक दलों को उनकी याद आती है। उनके लिए वादे वो किए जाते हैं जो शायद पूरा करना संभव नहीं है। कोई भी सरकार हो, यदि युवाओं को रोजगार देती तो आज बेरोजगारों की इतनी भीड़ ना होती, आज युवा इतना नशे की गिरफ्त में ना होता। और सबसे बड़ी बात, आज युवा वर्ग जो आत्महत्या कर रहा है वो बहुत चिंताजनक है। और कितने उम्मीदों में युवा जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे करता है।
बूथ पे यदि कोई चुनाव जिताता है तो युवा जिताता है। युवा के बारे में कहा जाता है युवा वायु का उल्टा है, जिधर युवा होगा उधर वायु बनेगी राजनीतिक दलों की। तो वो मेहनत कश होता है और इस उम्मीद में कि शायद ये दल आएगा तो हमारे लिए कुछ प्रगति के द्वार खुलेंगे, हमारे लिए रोजगार मिलेगा, नौकरियां निकलेगी। लेकिन भारी भरकम भीड़ है युवाओं की जो बेरोजगार है, निराश है, हताश है और आज फुटपाथ पर घूम रहा है। तो ये कब तक चलेगा? यदि राजनीतिक दलों ने केवल वादा खिलाफी ऐसे ही जारी रखी तो यही युवा एक दिन वायु बनेगा और इन दलों के लिए मुसीबत खड़ी कर देगा, क्योंकि वो तो बहुत उम्मीद में है, उसका तो पूरा भविष्य है। और जब चलिए, कुल मिलाकर दोनों को एक दूसरे से उम्मीद है, युवाओं की अपनी उम्मीदें हैं और सियासी दलों की अपनी उम्मीदें हैं। लेकिन फिरोज साहब, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्योंकि लगातार बीजेपी जो है वो एक्टिव दिख रही है। अलग अलग अगर मोर्चों की बात करें तो उनकी एक्टिवनेस नजर आती है, समझ में आती है, चाहे वो शिविर हो, आयोजन हो, प्रशिक्षण हो। लगातार कार्यकर्ताओं को एकजुटता का संदेश मिल रहा है। लेकिन क्या कांग्रेस में भी इस तरह की कोई एक्टिविटी दिख रही है? कांग्रेस पार्टी अपना काम कर रही है और कांग्रेस पार्टी ने प्रशिक्षण को लेकर, जन जागरण अभियान को लेकर पूरे देश में पद यात्राएं चल रही है और वो कार्यक्रम शुरू हो गया है हमारा पद यात्रा। और हम डोर टू डोर, खेत से खेत, घर से घर, प्रत्येक नागरिक से बात करेंगे और पद यात्राएं करेंगे। कोई बड़ी मीटिंग नहीं करेंगे, सीधे जाके लोगों से चर्चाएं करेंगे। और माननीय दिग्विजय सिंह जी उसके राष्ट्रीय संयोजक भी है। तो ये जन जागरण अभियान हमारा चालू हो गया है। दूसरा, हम इस जन जागरण अभियान में मिस्ड कॉल के थ्रू ओटीपी बुलाएंगे। ओटीपी के बाद आप लॉगिन करिए और लॉगिन करके आप अपने आप को जोड़िए उस जन जागरण अभियान से। और ये महंगाई के खिलाफ हमारा चल रहा है और इसके बाद वृहद तरीके से ये चलता रहेगा और तकरीबन ये चलेगा 2024 तक। तो ये कार्यक्रम अलग अलग आते रहेंगे। तो इसके पीछे का एजेंडा क्या है? ये मिस्ड कॉल वाला जो आप बता रहे हैं, इससे क्या आपको लग रहा है कि जो मिस्ड कॉल देंगे वो कांग्रेस के सपोर्टर्स भी होंगे, वो वोट में तब्दील भी होंगे? सब होंगे, सब लोग होंगे उसमें। कांग्रेस के सपोर्टर्स भी होंगे जिन्होंने पदयात्रा में भाग लिया है, आम जन भी होंगे। और ये बाकायदा एक डेटा बैंक बन रहा है, पूरा लॉग इन कर, जैसे ही आप उसको 1800-212-000011 पे आप डायल करेंगे, जैसे ही डायल करेंगे वैसे ही वहां से एक लिंक आएगा। आप लिंक को जैसे ही प्रेस करेंगे वो खुल जाएगा। उसके बाद आप अपना नाम लिखिए, कौन से इस राज्य के हैं। ये एक कार्यक्रम है। दूसरा, प्रशिक्षण। कांग्रेस पार्टी का जो प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, जो जहां महात्मा गांधी सेवाग्राम आश्रम में रहे थे, वो सेवाग्राम आश्रम में निरंतर हमारे जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं और इस हद पर है कि हमारे पास 1 लाख कार्यकर्ताओं की अभी वेटिंग है। और अभी जन जागरण अभियान के तहत हर लोकसभा से 10 लोग हम बुला रहे हैं। जो 10 कार्यकर्ता आएंगे हम उनको ट्रेनिंग देंगे भोपाल में। वो 10 जाके 20 को विधानसभा स्तर पर का ट्रेनिंग देंगे। और जब वो 20 हो जाएंगे तो फिर हम 40 लोगों को सेक्टर वाइज देंगे और फिर बूथ तक जाएगा। ये हमारे पूरा कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। इस कांग्रेस पार्टी का ये कार्यक्रम जो है ये चल रहा है। जहां तक यूथ को जोड़ने का सवाल है, कांग्रेस पार्टी में तो इलेक्शन होते हैं और ये यूथ कांग्रेस की ओर बाकायदा चुना जाता है यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट। जहां तक रोजगार देने की बात है तो बात हुई थी 2 करोड़ रोजगार देने की। 17 करोड़ रोजगार कम हो गए। 45 NSO का डाटा है कि 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अभी इस समय भारत में है, और ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी। जहां तक जो उपलब्धियों का सवाल है, तो अब आप क्या उपलब्धि बताएंगे कि वहां जाना तो आपको दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोगों के बीच में ये जितनी नवरत्न कंपनियां बेची जा रही है, बिकने के बाद इसमें उनका आरक्षण खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद उनका रोजगार का क्या होगा? लेकिन इसमें अकेला इंटरेस्ट बीजेपी का ही तो नजर नहीं आता, कांग्रेस का भी तो इंटरेस्ट नजर आ रहा है। आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़े हो, आपका इंटरेस्ट भी तो नजर आ रहा है। हम तो वो उनके साथ शुरू से रहे। आज अगर हमने 27% आरक्षण दिया पिछड़े वर्ग को, तो वो कमलनाथ जी की सरकार ने दिया। ये काम तो हम शुरू से करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। हम उनके साथ हैं।
जब तक वो विकास आप उनके धारा साथ में हैं, ना लेकिन जुड़ जाए। क्या ऐसा हो जाता है फिरोज साहब की जनता को विकल्प के रूप में कांग्रेस नहीं समझ में आती, या आप मजबूत विकल्प के रूप में नहीं दिख पा रहे हैं? क्या वजह लग रही है आपको? क्योंकि 7 साल की उपलब्धियां बताने के लिए बीजेपी ने प्रशिक्षण शिविर का यहाँ पर आयोजन रखा है, वो उपलब्धियों की बात कर रहे हैं, लेकिन जिन कमियों का जिक्र आपने किया, क्या ये जिक्र आपने जनता के बीच बार बार जाकर किया? और अगर किया और वो जनता से जुड़ता है तो असर क्यों नहीं दिखता? क्यों असर नहीं दिख रहा? भारतीय जनता पार्टी कहां जीती पूरे देश में? आप देखिए, जनता ने बटन दबा दिया इनका, तो ये 10 रुपए डीजल पे और 5 रुपए पेट्रोल पे। हमने लोगों को जाके यही कहा था चुनाव में कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है ऐसे नहीं सुधरेगी, ये आपके वोट से सुधर जाएगी, इनकी सरकार को कुछ नहीं होगा, लेकिन ये सुधर जाएंगे। 24 घंटे के अंदर में सुधर गई भारतीय जनता भाई पार्टी। मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दीजिए। मेरा निवेदन है, मेरे विद्वान साथी जब बात डीजल पेट्रोल की करते हैं, महाराष्ट्र में कांग्रेस के सहयोग से सरकार चल रही है, वहां लोग क्या डीजल पेट्रोल का उपयोग नहीं करते मैडम? कांग्रेस पार्टी उस पर बात नहीं करेगी। राजस्थान में अभी 2 दिन पहले कम किया, पूरे देश में 1 महीने पहले दाम कम हो जाते हैं, और राजस्थान में अभी 2 दिन पहले कम किया। किस दबाव में किया? पंजाब में पहले कर दिए थे। नहीं, मैं तो एक एक करके गिना रहा हूँ ना। छत्तीसगढ़ में अभी तक आप बोल लेने दीजिए भाई, बोल लेने दीजिए, आप बहुत विद्वान है, मुझे बोल लीजिए। मैं आपको एक बता रहा हूँ तरीका जनता के हित का, कि 84 रुपए डीजल पंजाब में हमारी सरकार है। अरे मुझे बोल लेने दीजिए भाई, आपका समय आए तो फिर बोल लेना आप। मध्य प्रदेश अरे ऐसे तो डिबेट हो नहीं पाएगी। फिरोज साहब, आप बोलिए राकेश भाई। तो महाराष्ट्र में आपके सहयोग से सरकार चल रही है, वहां डीजल पेट्रोल क्यों सस्ता नहीं हो रहा? छत्तीसगढ़ में आपकी पूरी सरकार है, वहां डीजल पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं हो रहा? वहां लोग शायद पानी डाल लेते होंगे डीजल पेट्रोल की जगह, हवा भर लेते होंगे गाड़ी में, उससे चल रही होंगी। मैं फिरोज साहब से एक बात पूछना चाहूंगा। फिरोज साहब, आपके मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ ने कहा था कि मध्य प्रदेश में हम बैंड बाजा बजाने की और ढोल चराने की नौकरी देंगे। एक आध उसका बता दीजिए। मैंने पहले कहा 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता एक आध युवा को मिला हो तो उसका नाम बता दें फिरोज साहब, या आप बैंड बाजा या ढोल चराने की किसी को नौकरी मिली है उसका बता दें। मेरा एक और कहना है, इससे ज्यादा दुर्गति क्या होगी? हम बात कर रहे हैं यहाँ युवाओं की रोजगार की, और मेरे विद्वान साथी भी जोर जोर से उसमें अपने पॉइंट रख रहे हैं। फिरोज साहब, आपने अभी 2 दिन पहले बाल कांग्रेस का गठन किया, उसके फुटेज सभी चैनलों पे चले थे, जिसमें कुर्सियों पर जो बच्चे बैठे थे ना मैडम, 12 साल के, 13 साल के, 11 साल के बच्चे वहां बैठे हुए थे, जिन नौनहाल को पढ़ाई में लगाना चाहिए, जिनको पढ़ा के उनका भविष्य बनाना चाहिए, आप अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उनको राजनीति में ला रहे हैं। आज वो स्कूल जाएं, अच्छी कोचिंग में जाके पढ़ें, अपना भविष्य बनाएं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, आप उनको राजनीतिक चारा बना रहे हैं। क्या आपकी कांग्रेस की भट्टी में वो जलें, आपका चारा बने? और जो प्रियंका वाड्रा के चुन्नू मुन्नू है ना, जो भविष्य में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले, उनके लिए कि साहब ये बाल कांग्रेस में काम करते थे, इतने से बच्चों के साथ इतनी मेहनत करी है इनने, इसलिए हम आज इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे हैं। मुझे शर्म आती है कांग्रेस पार्टी की सोच पर। एक तरफ ये कहते हैं हमारी एनयूसीआई है, युवक कांग्रेस है, तो ये बाल कांग्रेस किस लिए गठन किया जा रहा है भाई साहब? और इतने से बच्चों को उसमें क्यों झोंका जा रहा है? एक तरफ आप रोजगार की बात कर रहे हैं, एक बार लाए गए थे या बच्चे नहीं, वो विषय नहीं है मेरा, वो विषय नहीं है मैडम। मेरा निवेदन है, कोई अपनी मर्जी से भी आ रहा है, बाल श्रम पे रोक क्यों लगी रखी? इसीलिए लगी है ना, बहुत जरूरत रहती है बच्चों क्या को। काम करवाएंगे फिरोज साहब, बताइए राकेश जी को, क्या बाल कांग्रेस का एजेंडा क्या है? देखिए, जो लोग कांग्रेस से जुड़े थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, हमने उनके परिवार के बच्चों को पहली किस्त में लिया है कि हम उनको कांग्रेस की रीति नीति, देश का इतिहास बताएं। ये हमारे बारे में तो कह रहे हैं, इनकी आरएसएस की शाखाओं में देखो आप, कितने से बच्चे हैं जो चड्डा पहन के जो है बनेटी चलाते रहते हैं। अपने आरएसएस को तो समझाओ भाई। हम तो कह रहे हैं, हम तो देश का इतिहास, राजनीतिक दल की बात करो भाई, मैं बीजेपी की बात करूं, तुम कांग्रेस की बात करो। अब तुम इसका जवाब दे नहीं पाओगे, इसलिए कुतर्क कर रहे हो, कुतर्क कर रहे हो आप फिरोज जी। आप ये इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे कि वो 11-11, 12-12 साल के बच्चों को किस हैसियत से आपने वहां बिठा के रखा था कमलनाथ जी के सामने? आप जवाब नहीं दे पा रहे। आप कह रहे हैं यहाँ आपको उनसे माल में भी बच्चे घूमते हैं, ट्रेन में भी बच्चे घूमते हैं, बस में भी बच्चे रहते हैं, ये बात बहुत अच्छी लगती है, और आप जवाब नहीं दे पा रहे फिरोज जी, मेरी बात का जवाब नहीं दे पा रहे। आप बताइए ना, क्या प्रियंका वाड्रा के बच्चों का भविष्य बनाने के लिए उन्हें राजनीतिक रोटियां सेकने का आइटम बनाने का काम नहीं कर रहे हैं आप? चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं, ठीक है राकेश जी, ठीक है, एक एक करके बात कर लेते हैं। मेरा निवेदन है, मैं भारतीय जनता पार्टी का
नुमाइंदा हूँ, आप कांग्रेस के नुमाइंदे हो। मैं अगर प्रश्न कर रहा हूँ तो आप कांग्रेस के बारे में बात करो ना, जवाब दीजिए ना, आप मुझे जवाब दीजिए कि क्यों बिठा के रखा था 11 साल के और 12 साल के बच्चों को। हमने किसी 11 साल 12 साल के बच्चे को नहीं बिठाया, हमने सबके आधार कार्ड बुलवाए। पूरे फुटेज है फिरोज भाई, पूरे फिटो। अरे हो सकता है कि आप वहाँ उपस्थित नहीं हो, वो गलती से आ गए हो। मैं एक सवाल अब दुबे सर से लेना चाहूंगी। ठीक है राकेश जी और फिरोज भाई के साथ आ गए थे, मैं बात करना चाहूंगी दुबे जी से। आप कहो कि आधार ले लिया। ठीक है अब राकेश जी उनकी पार्टी का एजेंडा जो भी है वो समझ रहे होंगे। आगे वो आप जैसा कि आप कह रहे हैं प्रियंका जी के बच्चों का आपने जिक्र किया, या जो भी पार्टी का एजेंडा है वो कांग्रेस का है। लेकिन दुबे सर क्या लग रहा है कि कांग्रेस अलग अलग स्तर पर अगर इतनी तैयार है, सेवा दल की बात करें, यूथ कांग्रेस की बात करें, महिला कांग्रेस को एक्टिव करने की बात की जा रही है, तो क्या ये माना जाए कि 23 की तैयारी को लेकर या हालिया उपचुनाव के परिणामों के बाद कमलनाथ जी की सक्रियता बढ़ी तो है? देखिए, मिशन 2023 के लिए दोनों ही दल इस समय कमर कस रहे हैं और दोनों के लिए पर्याप्त आधार हैं, क्योंकि जो माहौल है वो आप देखें कि 2018 से दोनों ने सबक लिया है। कांग्रेस 15 वर्षों के बाद 2018 में सत्ता में वापसी की थी और चूंकि 1.5 साल में उसकी सरकार गिर गई, तो अब वो प्रतिशोध की ज्वाला में है और उसको ये उम्मीद तो बन गई उसके कार्यकर्ता और समर्थकों को कि थोड़ा और प्रयास करो तो सत्ता में वापसी हो जाएगी। और थोड़ा सा जो जैसे अभी हाल ही के 4 उपचुनाव हुए तो उसका भले वो 3 सीटों पे हार गई लेकिन उसका वोट बैंक बड़ा है तो उम्मीद तो बनती है। और मध्य प्रदेश में 2 दलीय व्यवस्था है, तो जो बीजेपी से नाराज हो गए वो कहाँ जाएंगे? कांग्रेस के पास जाएंगे। तो कुछ तो कांग्रेस को वैसे ही समर्थन मिल जाता है। लेकिन भाजपा भी 2018 से सबक ले चुकी है कि थोड़ी सी चूक उसको भारी पड़ी और उसको फिर सत्ता में वापसी के लिए तरह तरह के उपक्रम करने पड़े। तो आप देखिए कि वो कैसे वो उपचुनाव जीत रही है साम दाम दंड भेद से। और अब जो बहुत बड़े वोट बैंक है, आदिवासी वोट बैंक को अपनी तरफ करने के लिए केवल जनजाति तक सीमित नहीं है, अब टंटा भील मामा उन पर भी कार्यक्रम करने वाली है। तो ये दोनों ही दलों के लिए पर्याप्त अवसर हैं, दोनों के लिए पर्याप्त उम्मीदें हैं और इसी के कारण अभी 2 साल है चुनाव को, लेकिन दोनों ही दल इसमें कमर कस चुके हैं। आप देखिए कि कमलनाथ मध्य प्रदेश नहीं छोड़ रहे हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि अब ये दिल्ली चले जाएंगे। और दिग्विजय सिंह भी बुढ़ापे में पदयात्रा कर रहे हैं, इस समय वो नजीराबाद में ठहरे हुए हैं, महंगाई के खिलाफ पदयात्रा कर रहे हैं। तो कांग्रेस भी कमर कसे है और भाजपा तो सत्ता और जीत के लिए बिल्कुल कमर कसती रहती है हमेशा। उसके लिए तो चुनाव जीतना एक तरह से मिशन की तरह रहता है। तो मुझे लगता है कि 2023 के जो चुनाव होंगे, चलिए ठीक है फिरोज साहब, क्या लग रहा है कि अब दिग्विजय जी एक बार फिर से जनता के बीच जा रहे हैं? अभी पिछली बार ये कहा गया था कि वो जनता के बीच नहीं गए, जनता से उन्होंने दूरी बनाए रखी, चुनाव प्रचार में नहीं नजर आए। तो क्या आपको लग रहा है कि अब दिग्विजय सिंह की ये सक्रियता और कमलनाथ जी जिस तरीके से एक्टिव है, इससे आपकी 23 की राह जो है वो आसान हो सकती है? पिछली बार भी दिग्विजय सिंह जी ने संगत पे पंगत की थी, उस जगह जगह जाकर हर जिले में जाकर कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की और संगत पे पंगत की और जगह जगह वो घूमे, सब कार्यकर्ताओं से बात की। तो उसका एक नतीजा कांग्रेस के सामने 2018 में आया है जीत के रूप में। अभी भी दिग्विजय सिंह जी का जो अनुभव है, जो माननीय कमलनाथ जी का अनुभव है, ये अनुभव जो है कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं के लिए काम लेकिन आपके युवा नेता तो नाराज नजर आते हैं। उपचुनाव में ही हमने देखा, अरुण यादव की हम बात करें या फिर अजय सिंह की हम बात करें, ये अनुभव जो है वो युवाओं के साथ साझा नहीं होता क्या? नहीं, देखिए अरुण यादव जी ने पूरी तन मन धन से खंडवा में काम किया। माननीय राहुल भैया ने पूरी तन मन धन से रैगांव में काम किया। तो उन लोगों ने जो काम किया है उसका नतीजा है सामने। पूरी पार्टी ने काम किया, हमारा वोट बैंक बढ़ा है जैसा देवदत्त दुबे जी ने कहा। लेकिन चूंकि सत्ता में जो पार्टी होती है उस पार्टी के तरफ एक नैसर्गिक रूप से वोटर का रुझान होता है कि हम भाई सत्ता के साथ वोट दें ताकि जो भी बचे हुए साल हैं उन सालों में हमको उसका लाभ मिले। और अच्छा, सरकार का दमों में ऐसा नहीं सोचा था जनता ने। अब जनता की सोच है उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। राकेश जी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। देखिए नाज़नीन जी, फिरोज भाई इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, पर जनता अच्छी तरह से इस बात से वाकिफ है कि कांग्रेस में युवा का मतलब होता है बड़े नेता का बेटा। आप देखिए कि दिग्विजय सिंह जी ने अपनी विरासत किसको सौंपी? पुत्र को।
भाई लक्ष्मण सिंह सीनियर विधायक थे, लंबे समय से उपाध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी में, पर उनको मंत्री नहीं बनने दिया अपने बेटे को। एक लास्ट बात, हाँ लास्ट कमेंट चल रहा है। उसके बाद अगर कमलनाथ की बात आती तो सांसद का चुनाव अगर वो छोड़ते हैं सांसद की सीट, तो नकुलनाथ वहां खड़े होते हैं। विक्रांत भूरिया कौन है? युवक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। भूरिया जी जो प्रदेश के अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के, सांसद थे, उनके बेटे। तो पूरी कांग्रेस पार्टी दिल्ली से लेके, दिल्ली में अगर सोनिया गांधी के बाद आता है तो राहुल गांधी प्रियंका की बात होती है, मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्गी के बात होती है तो उनकी पुत्रों की बात होती है। तो ये जो पुत्र मोह में पुत्र मोह में धृतराश हो चुकी है कांग्रेस पार्टी, वो ये मध्य प्रदेश का युवा जान। चलिए, लेकिन युवा जो है उसकी आंखें खुली हुई हैं और वोटर होने के नाते वो अपने वोट का इस्तेमाल करके राजनीतिक दलों की भी आंखें खोलने की ताकत रखता है। फिलहाल तीनों का शुक्रिया, लेकिन देखना होगा कि 23 की डगर आने वाले वक्त में किसके लिए आसान और किसके लिए मुश्किल होगी, क्योंकि युवा जो है वो एक ताकत के रूप में अपने वोट का इस्तेमाल करेगा, लेकिन वो वोट किसके पाले में डालेगा और किसको सबक सिखाएगा ये देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।